जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए ग्रुप 5 के अंतर्गत आने वाली 28 टाइप की पोस्ट के अंदर 1248 वैकेंसीज निकली हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन भी 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। फी की बात करें तो 560 करना है यूआर कैंडिडेट्स के लिए और 310 करना है रिजर्वेशन वाली कैंडिडेट्स के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है 25 मार्क्स का। टेक्निकल पार्ट आने वाला है 75 मार्क्स का। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया 28 पोस्ट हैं। इस सेशन को हमने कंप्लीटली 35 स्लाइड्स में तैयार किया। अगर आपने 35 की 35 स्लाइड देख ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे पहले हम देखते हैं 35 स्लाइड्स में फर्स्ट स्लाइड आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस डेट से अप्लाई करना है, एग्जाम डेट क्या है, इसके अलावा आपकी फी कितने लगने वाली, एलिजिबिलिटीज क्या है, सिलेबस क्या है। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी हमारी। सेकंड स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं उसमें सीधी भर्ती कितनी वैकेंसीज हैं और बैकलॉग से कितनी आने वाली हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एज से रिलेटेड। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं तो ये सारे डाउट्स उन्हीं में क्लियर आपके हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड तो मैं बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लेकर आ रहा हूं, आप प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रिजर्वेशन के अंदर भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग और फीमेल के लिए, तो वो किस प्रकार होता है वो इस स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे संविदा कर्मियों के लिए कितने % रिजर्वेशन है इस टोटल वैकेंसीज में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें किस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी। तो जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 28 टाइप की पोस्ट हैं। तो हम इस वाली स्लाइड में ये सारी चीजें देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट कितनी कितनी है, कौन कौन से टाइप में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हैं, कितनी सीधी भर्ती से होने वाली हैं, कितनी संविदा कर्मी के लिए हैं, कितनी बैकलॉग के लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एलिजिबिलिटीज क्या है। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं, लेकिन उसके अंदर जो टाइप है पोस्ट का वो है 28 टाइप। तो 28 टाइप की आपको एलिजिबिलिटीज देखने को मिलेगी। ये सारी एलिजिबिलिटीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। हमने स्लाइड्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया है कि आपके लिए कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन सी एलिजिबिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हम देखने वाले हैं ये सारी एलिजिबिलिटीज हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कौन कौन से एग्जाम सेंटर हैं। तो टोटल 12 एग्जाम सेंटर हैं, तो इस स्लाइड में हम वो देखेंगे। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे सिलेबस, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर हो रही होंगी। जरूर प्रीवियस सेशन देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें सीधी भर्ती द्वारा कितनी वैकेंसीज आई हैं और कितनी बैकलॉग भर्ती हैं। तो 1224 जो 1248 वैकेंसीज हैं उसमें से 1224 वैकेंसी हैं जो डायरेक्ट भर्ती होने वाली हैं। उसके अलावा 24 वैकेंसीज हैं बैकलॉग के द्वारा भरी जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं एज से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो आपको पहले से ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एज से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर हमारे यूआर कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल को छोड़कर उन सभी के लिए 18 से 40 के बीच एज होना आवश्यक है। अगर हम बात करें अदर की जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और शासकीय सेवक, नगर सैनिक, दिव्यांग और महिलाएं जो यूआर की भी हो सकती हैं और जो रिजर्वेशन का लाभ ले रही हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं, तो इनके लिए होना चाहिए 18 से 45, मतलब कि 5 साल का एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट मिलने वाला है। एमपी की यूआर की महिलाएं, बाकी जितने भी रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं सारी कैटेगरीज। इसके अलावा यूआर के कैंडिडेट्स वो हैं जो अदर स्टेट के हैं या फिर यूआर के मेल हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनके लिए 18 से लेकर 40 वर्ष एज होना चाहिए। तो मोस्टली वैकेंसीज में जो रूल्स रेगुलेशन है एज से रिलेटेड वो यही होने वाले हैं। सिर्फ एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल जो डिफेंस की वैकेंसीज है उनमें एज थोड़ी कम होती है, तो वो हम जब भी वैकेंसी आएगी उसके लिए हम जरूर अपडेट लेकर आएंगे। इसके अलावा हम देखने वाले हैं रिजर्वेशन। तो आप अगर मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो हम रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत शानदार सेशन लेकर आए हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसटी 20% रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश के अंदर, ओबीसी को देखोगे 27%, एससी के लिए देखोगे 16% और ईडब्ल्यूएस के लिए देखोगे 10%। बची हुई 27% जो सीट्स हैं वो रहती हैं यूआर यानी कि अनरिजर्व। तो इस प्रकार टोटल 100% सीट्स हैं। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, उसी के लिए मैंने बहुत शानदार एक सेशन बनाया। आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, और देखा होगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो वो सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जितनी भी वैकेंसीज हैं, अगर आज ही किसी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है तो 87 पर करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस 113% से स्टार्ट करनी होगी। ये सारी चीजें हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं, आप वहां जाकर अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं रिजर्वेशन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है फीमेल, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन के लिए, तो वो कितने कितने प्रतिशत होता है। तो ये भी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी अगर प्रीवियस सेशन देखते हो। तो फीमेल के लिए यहां पर 33% रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अगर आप प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे।
यहां पर मोस्टली वैकेंसीज आप देखोगे तो 33% ही रहता है रिजर्वेशन फीमेल के लिए, बाकी शिक्षक भर्ती में 50% रिजर्वेशन रहता है। इसके अलावा दिव्यांग के लिए देखेंगे, दिव्यांग का 6% होता है। दिव्यांग के लिए तो हम बहुत शानदार शानदार सेशन लेकर आए। इसके अंदर 4 क्लास होती हैं, EH VH LD MD, प्रत्येक क्लास में 1.5 रिजर्वेशन होता है। यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा EH BH LD MD में 1.5। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में तृतीय श्रेणी की जो वैकेंसीज होती हैं थर्ड क्लास की, उसमें 10% और फोर्थ क्लास की बात करें तो उसमें 20% रिजर्वेशन होता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम ऐसे सेशन कंटिन्यूअसली जारी रख सकें। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं संविदा कर्मियों हेतु नियम। तो संविदा कर्मियों हेतु नियम देखेंगे तो प्रत्येक विभाग में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, मध्य प्रदेश वैकेंसीज जितनी भी आती हैं उन सभी में 20% रिजर्वेशन होता है जो हमारे संविदा कर्मी हैं। पर उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि आपको 5 वर्ष संविदा पद पर कार्यरत होना जरूरी है, मतलब कि 5 साल आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है संविदा पद पर। यह जरूरी नहीं है कि आप उसी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, पर आपके लिए 20% रिजर्वेशन में आप आएंगे अगर आपने 5 साल कंप्लीट किए हैं। तो यह चीज आपकी क्लियर हो रही होगी जितने भी हमारे संविदा साथी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले पद कौन कौन से पोस्ट के कितने कितनी वैकेंसीज आई हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 194 यानी कि 194 है, जिसमें सीधी भर्ती से आप देखोगे तो 155 है, और अगर आप संविदा कर्मचारियों को रिजर्वेशन देखोगे 39। इसी प्रकार हम और देखने वाले हैं पुरुष स्टाफ नर्स की देखेंगे तो इसमें सीधी भर्ती से भरने वाली हैं 356 यानी 356, और संविदा कर्मियों के लिए देखोगे तो 89। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे पुरुष स्टाफ नर्स की तो वो है 445। तो सबसे ज्यादा अगर कोई सी वैकेंसी है तो वो पुरुष स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। मेल नर्स की बात करें तो मेल नर्स में आप सीधी भर्ती से देखोगे 14, 20 है बैकलॉग के लिए, 1 है सीधी भर्ती के लिए, टोटल देखोगे 36। इसी प्रकार फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखोगे तो सीधी भर्ती है 3 और उसके अलावा बैकलॉग है 3 और संविदा कर्मियों के लिए 0 है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। अगर आप टेक्नीशियन की बात करेंगे तो टेक्नीशियन की 23 है सीधी भर्ती द्वारा, बैकलॉग में 0 है, 6 है आपकी संविदा कर्मियों के लिए। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 29 है। इसी प्रकार आप देखोगे आयुर्वेद कंपाउंडर की 13 है, 13 तो ये कोड है सब्जेक्ट कोड। तो इसी प्रकार आप आयुर्वेद कंपाउंडर की देखोगे 174 सीधी भर्ती से होने वाली हैं, 0 रहेंगी बैकलॉग के लिए, 0 ही रहेंगी संविदा कर्मियों के लिए। इस प्रकार 174 रहेंगी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसी प्रकार होम्योपैथिक की आपकी कंपाउंडर की रहेंगी कितनी 3 पोस्ट, इसमें सीधी भर्ती से 3 की 3 है, बैकलॉग में 0 है, संविदा कर्मी में 0 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो 3 है। इसी प्रकार यूनानी कंपाउंडर की आप पोस्ट देखोगे 37 है, सीधी भर्ती से ही रहेंगी 37, 0 रहेंगी आपकी बैकलॉग में, 0 रहेंगी संविदा। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो 37 है। स्टाफ नर्स की बात करेंगे तो 123 है, टोटल नंबर ऑफ सीधी भर्ती से भरने वाली है 123। अगर इसमें देखोगे बैकलॉग में 0 और संविदा कर्मी में भी 0, तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाएंगी 123। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं फार्मासिस्ट आयुर्वेद की तो 28 जो पोस्ट हैं वो सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 हो जाएंगी बैकलॉग, 0 हो जाएंगी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 28। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं फार्मासिस्ट यूनानी की टोटल 2 पोस्ट हैं और ये 2 की 2 सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 हो जाएंगी बैकलॉग, 0 हो जाएंगी आपकी संविदा कर्मी, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 2। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं पैथोलॉजी टेक्नीशियन की तो 1 पोस्ट है जो सीधी भर्ती से ही भराने वाली है, 0 होंगी बैकलॉग, 0 होंगी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो 1 पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट। तो लैब टेक्नीशियन में आप देखेंगे 32 पोस्ट हैं जो सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 रहेंगी आपकी बैकलॉग और 0 ही रहेंगी संविदा, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 32। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ओटी टेक्नीशियन की 6 पोस्ट हैं जो सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 हो जाएंगी आपकी बैकलॉग और 0 ही हो जाएंगी आपकी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 हो जाएंगी। तो ऑडियोमेस्टिस्ट की बात करें तो ऑडियोमेस्टिस्ट की जो टोटल पोस्ट हैं वो 4 है, 4 की 4 सीधी भर्ती से भरेंगी, 0 रहेंगी बैकलॉग, 0 रहेंगी आपकी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 4। इस प्रकार हम नेक्स्ट देखने वाले हैं 4 सूत्र टेक्नीशियन। तो 4 सूत्र टेक्नीशियन की टोटल 7 पोस्ट हैं और 7 की 7 सीधी भर्ती से हैं, 0 हो जाएंगी बैकलॉग और 0 ही हो जाएंगी आपकी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 हो जाएंगी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखने वाले हम एक्सरे टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 4। उसके बाद हम देखने वाले हैं 4 की 4 सीधी भर्ती से हैं, 0 बैकलॉग और 0 हो जाएंगी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 4। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं
फार्मासिस्ट की 26 कोड है इसका, 01 यानी कि 1 पोस्ट है जो सीधी भर्ती से भरने वाली, 0 बैकलॉग हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी संविदा कर्मी, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 1। ये हो गई आपकी फार्मासिस्ट। इस प्रकार हमने देखा 18वें नंबर तक की पोस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में और पोस्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम 18 के बाद 19वें नंबर की पोस्ट देखेंगे, रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर में आप देखेंगे 1 पोस्ट है, 1 की 1 सीधी भर्ती से भरने वाली है, 0 बैकलॉग हो जाएगी और 0 हो जाएगी आपकी संविदा। तो 1 पोस्ट है, 1 की 1 आपकी सीधी भर्ती से, 0 बैकलॉग और 0 संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 1। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रिफ्रेशनिस्ट की पोस्ट। 3 पोस्ट है टोटल और 3 की 3 सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 हो जाएंगी आपकी बैकलॉग, 0 ही हो जाएंगी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 3। इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं पंचकर्म टेक्नीशियन की। तो पंचकर्म टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है 11 और 11 की 11 जो पोस्ट है वो सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 बैकलॉग हो जाएंगी और 0 हो जाएंगी आपकी संविदा कर्मी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। तो असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की एक ही पोस्ट है और वो सीधी भर्ती से भरेगी, 0 हो जाएंगी आपकी संविदा, 0 हो जाएंगी आपकी बैकलॉग। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 1। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं पंचकर्म सहायक। तो पंचकर्म सहायक में टोटल है 43 पोस्ट, 43 की 43 पोस्ट है सीधी भर्ती से, 0 बैकलॉग और 0 संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 43 हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 है, 0 बैकलॉग, 0 सीधी भर्ती से ही 35 होने वाली, बैकलॉग और संविदा के लिए 0 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ड्रेसर की। तो ड्रेसर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 है और 13 की 13 सीधी भर्ती से बनने वाली, 0 बैकलॉग और 0 ही आपकी संविदा कर्मी। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखने वाले हैं कंपाउंडर आयुर्वेद। तो कंपाउंडर आयुर्वेद में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं और दोनों की दोनों पोस्ट आपकी सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 बैकलॉग, 0 सीधी भर्ती, 0 बैकलॉग और 0 संविदा कर्मी, और 2 पोस्ट होंगी सीधी की सीधी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 2। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यूनानी कंपाउंडर की। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है और 3 की 3 पोस्ट सीधी भर्ती से आने वाली हैं, 0 रहेंगी बैकलॉग, 0 ही रहेंगी संविदा कर्मी। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 3। इसके बाद लास्ट देखने वाले हैं हम डार्क रूम अटेंडेंट। तो डार्क रूम अटेंडेंट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और 4 की 4 सीधी भर्ती से भरने वाली हैं, 0 हो जाएंगी बैकलॉग और 0 ही हो जाएंगी संविदा कर्मी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हो जाएंगी। इस प्रकार ये टोटल 28 टाइप की पोस्ट है जो 1248 हैं। तो आई होप कि ये स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कौन सी पोस्ट ज्यादा है, कौन सी कम है और कौन कौन सी पोस्ट किस टाइप से है और सबसे ज्यादा पोस्ट कौन सी है। सबसे ज्यादा पोस्ट आपने देखी होगी पुरुष स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा पोस्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं कि जो टोटल पोस्ट आई हैं 1248, 28 टाइप की जो पोस्ट है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी कितनी पोस्ट है, कितनी सीधी भर्ती से भरने वाली है, कितनी संविदा कर्मियों के द्वारा भरने वाली हैं। तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है सीधी भर्ती के द्वारा भरेंगे 155 और इसी में संविदा कर्मियों के लिए 20% रिजर्वेशन है, वो है 39 सीट्स। तो अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे टोटल वैकेंसी का 20% और 80%, उसके अलावा उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि आप मेरा प्रीवियस सेशन देखते होंगे, एससी के लिए होता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 16%, एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, बची हुई 27% यूआर में होती है। तो वही कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 43 देखेंगे यूआर में, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 15, एससी में देखेंगे 24, एसटी में देखेंगे 31 और ओबीसी में देखेंगे 42। इस प्रकार टोटल सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 155 है। कैटेगरी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इस कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में 1-2 वैकेंसी का ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि जो रोस्टर जारी करते हैं उसमें 0.5 के नीचे की जो भी वैल्यू होती है उसको 0 माना जाता है, 0.5 के ऊपर की वैल्यू को 1 माना जाता है। तो कहीं पोस्ट 1-2 ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। रोस्टर बहुत अच्छे से तरीके से जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं संविदा कर्मियों के जो 20% रिजर्वेशन है उसमें यूआर के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 10। इस प्रकार टोटल हो जाएंगी 39। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले डिपार्टमेंट संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो पुरुष स्टाफ नर्स की पोस्ट देखेंगे सीधी भर्ती के द्वारा 96 हो जाएंगी यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 36, एससी में 57, एसटी में हो जाएंगी 71, ओबीसी में हो जाएंगी 96। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 356 यानी कि 356 होंगी पुरुष स्टाफ नर्स की स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत भी 20% रिजर्वेशन होगा संविदा कर्मियों के लिए। वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 89, मतलब कि ये पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। 80% को अलग रखा और 20% जो संविदा कर्मियों के लिए उसी में से उनका रिजर्वेशन करके उनको अलग से सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स आपके लिए आने वाली हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स होंगी, सारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार तरीके से समझाया गया। इसके अलावा नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कि ईडब्ल्यूआर के लिए 24 हैं। पुरुष स्टाफ नर्स में जो 20% संविदा कर्मी आने वाले हैं तो उनके लिए यूआर में 24 हैं। ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट हैं। एससी में देखोगे तो आप 14 पोस्ट हैं। एसटी में देखोगे तो 18 पोस्ट हैं। उसके अलावा ओबीसी में देखोगे तो 24 पोस्ट हैं। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 89 है पुरुष स्टाफ नर्स संविदा कर्मियों के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे मेल नर्स की पोस्ट होंगी, क्योंकि यहां पर मेल ही होते हैं मोस्टली। तो मेल नर्स की पोस्ट होंगी सीधी भर्ती के द्वारा 14 होंगी। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे यूआर में 9, अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखोगे 5, एससी में देखोगे 0, एसटी में देखोगे 0, ओबीसी में देखोगे 0। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 यानी कि 14 है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ कैटेगरी में 0 है, तो ये वही फंडा है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। 0.5 के नीचे वाली सारी वैल्यू 0, 0.5 के ऊपर वाली वैल्यू को 1 माना जाता है। इसके जस्ट हम नीचे देखेंगे मेल नर्स संविदा कर्मियों के लिए जो 20% रिजर्वेशन है संविदा कर्मियों के लिए। तो उसमें हम देखेंगे सीधी भर्ती में 1 ही पोस्ट है और 1 पोस्ट रहेगी आपकी यूआर यानी कि अनारक्षित के लिए। तो एक ही पोस्ट है टोटल। उसके अलावा नेक्स्ट देखने वाले हम मेल नर्स की। तो मेल नर्स में आप देखेंगे बैकलॉग की बात करेंगे। अब ये तो सीधी भर्ती हो गई, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में बैकलॉग की पोस्ट है। तो बैकलॉग की 0 है यहां पर आपके लिए, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 11 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी, ओबीसी के लिए 11 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी आपकी 20। तो बैकलॉग में मेल नर्स में हो जाएंगी टोटल 20 पोस्ट। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी क्लियर नहीं होती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उनका आंसर लेकर आ सकें। इसके अलावा नीचे दिखाई दे रहा है संविदा कर्मियों के लिए मेल नर्स में बैकलॉग की 0 हो जाएंगी, यूआर, ईडब्ल्यूएस 0, एससी 0, एसटी 0 और ओबीसी में 1 पोस्ट है यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 हो जाएंगी। अब हम देखने वाले फार्मासिस्ट की। जेल मुख्यालय के अंतर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में सीधी भर्ती में 0 हो जाएंगी, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, 0 हो जाएंगी, एससी के लिए, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0 यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 हो जाएंगी। अब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में बैकलॉग में देखेंगे तो यूआर में 0, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 0, एसटी में 0, ओबीसी में 3 पोस्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 हो जाएंगी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 बैकलॉग में। इस प्रकार हमने देखा जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट हैं उसका 80% देखा हमारा नॉन संविदा कर्मी और संविदा कर्मियों के लिए 20% देखा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। 4th नंबर का जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देखेंगे टेक्नीशियन की जो पोस्ट है सीधी भर्ती के द्वारा आप देखेंगे यूआर में हो जाएंगी 7, ईडब्ल्यूएस में हो जाएंगी 2 और यहां पर एससी के लिए 4, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए हो जाएंगी 6 यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 होंगी। किसके लिए? टेक्नीशियन के लिए। ये कहां पर है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा के लिए। तो ये तो हो गई सीधी भर्ती में। उसके अलावा हम देखेंगे इसी के संविदा कर्मी के लिए 20% जो रिजर्वेशन है सीधी भर्ती में ये हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, यूआर में 0 हो जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में, एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ 6 पोस्ट होंगी संविदा कर्मियों के लिए, टेक्नीशियन के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहां पर? छिंदवाड़ा के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले 5वां डिपार्टमेंट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आयुर्वेद कंपाउंडर की सीधी भर्ती, इसमें 48 पोस्ट हैं। ये हो जाएंगे आपकी यूआर के लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए 17, 32 हो जाएंगे एससी के लिए, 30 हो जाएंगे एसटी के लिए, 47 हो जाएंगे ओबीसी के लिए। इस प्रकार हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 174 यानी कि 174। इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हम होम्योपैथिक कंपाउंडर की। तो यूआर में 1, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 0, एसटी में आपकी हो जाएगी 1 और 1 हो जाएगी ओबीसी में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 3। यूनानी कंपाउंडर की देखें इसी में तो 11 हो जाएंगी यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 6, एसटी में 7 और ओबीसी में 10। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 37। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्टाफ नर्स। इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत 10 यूआर में, 3 हो जाएंगी आपकी ईडब्ल्यूएस में, 6 हो जाएंगी एससी में, एसटी में 7, ओबीसी में 9 यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35। तो ये हो गया हमारा 5वां स्टाफ। 5वां हमारा डिपार्टमेंट 6 नंबर का हम डिपार्टमेंट देखने वाले हैं। 6 नंबर का हम डिपार्टमेंट देखेंगे। 6 है हमारा संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल। तो इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं 17 से लेकर 36 तक की जो सीरियल क्रमांक दिखाई दे रहे हैं, जो पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, वो इसी के अंतर्गत होने वाली हैं। तो स्टाफ नर्स या फिर नर्स की सीधी भर्ती में देखेंगे तो 38 यूआर में आपका
यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 4, एससी में 16, 10 हो जाएंगी एसटी में और 20 हो जाएंगी ओबीसी में। इस प्रकार 88 टोटल होंगी स्टाफ नर्स या नर्स के लिए। कौन से वाले डिपार्टमेंट में? संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट्स हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत शानदार तरीके से किया गया है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फार्मासिस्ट आयुर्वेद की। फार्मासिस्ट आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे यूआर में 17 है, 0 ईडब्ल्यूएस में है, 4 है आपकी एससी में, एसटी में 2 और 5 है ओबीसी में। इस प्रकार 28 टोटल हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट की टोटल पोस्ट। इसके बाद हम देखने वाले हैं यूनानी की फार्मासिस्ट में 2 हो जाएंगी यूआर में, 0 हो जाएंगी आपकी ईडब्ल्यूएस में, एससी में 0, एसटी में 0, ओबीसी में 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम पैथोलॉजी टेक्नीशियन की देखेंगे, 1 हो जाएंगी आपकी यूआर में, 0 हो जाएंगी आपकी ईडब्ल्यूएस में, 0 एससी, 0 एसटी, 0 ओबीसी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे लैब टेक्नीशियन में यूआर में हो जाएंगी आपकी 15 पोस्ट, 1 हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस में, 5 एससी में, एसटी में 2 और 9 है आपकी ओबीसी में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 32 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं ओटी टेक्नीशियन की। तो ओटी टेक्नीशियन में आप देखेंगे 4 पोस्ट हो जाएंगी आपकी यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 1, एसटी में 0 और 1 हो जाएंगी ओबीसी में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 हो जाएंगी। इसी प्रकार और भी आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट की ये पोस्ट दिखाई दे रही होंगी आपको। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑडियोमेस्टिस्ट की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे यूआर के लिए 4 हैं, 0 हो जाएंगी आपकी एससी के लिए, एसटी के लिए हो जाएंगी 0, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0 और ओबीसी के लिए भी 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं क्षार सूत्र टेक्नीशियन की, 7 हो जाएंगी आपकी यूआर में, 0 ईडब्ल्यूएस, एससी 0, एसटी 0, ओबीसी 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले एक्सरे टेक्नीशियन की। तो एक्सरे टेक्नीशियन में आप देखेंगे 4 हो जाएंगी आपकी यूआर में, 0 हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस, 0 एससी, 0 एसटी और 0 ओबीसी, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले फार्मासिस्ट की, 1 है यूआर में, बाकी सभी में 0 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर में 1 हो जाएंगी आपकी यूआर में, बाकी सभी कैटेगरी में 0 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रिफ्रेशनिस्ट की। इसमें आप देखेंगे यूआर में 3 हैं, बाकी सभी में 0 0 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, वो यूआर में ही है। पंचकर्म टेक्नीशियन की देखेंगे 7 है यूआर में, बाकी आपका ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 1, एसटी में 1 और 2 हो जाएंगी ओबीसी में, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखने वाले हैं असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की। 0 हो जाएंगी यूआर में, 0 ईडब्ल्यूएस में, 1 एससी में, 0 एसटी में, 0 ओबीसी में, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले पंचकर्म सहायक की। तो पंचकर्म सहायक में टोटल यूआर में 25, 0 ईडब्ल्यूएस में 7 हो जाएंगी, एससी में, एसटी में 2 और ओबीसी में 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 43 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट की टोटल यूआर में 16, 2 हो जाएंगी आपकी ईडब्ल्यूएस में, 7 एससी में, एसटी में 2, ओबीसी में 8, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखेंगे ड्रेसर में आप देखेंगे यूआर में 6, ईडब्ल्यूएस में आपकी हो जाएंगी 0, उसके बाद देखेंगे हम एससी में 2, एसटी में 1 और ओबीसी में 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले कंपाउंडर आयुर्वेद की। तो 1 हो जाएंगी आपकी किसमें, यूआर में हो जाएंगी 1, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 0, एसटी में 0, 1 हो जाएंगी ओबीसी में, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हो जाएंगी। इसी प्रकार कंपाउंडर यूनानी में देखेंगे 2 हो जाएंगी यूआर में, 0 हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस में, 1 हो जाएगी एससी में, एसटी में 0, ओबीसी में 0, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हम डार्क रूम अटेंडेंट में 4 हो जाएंगी यूआर में, 0 हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस में, एससी, एसटी, ओबीसी सभी में 0 0, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4। तो इस प्रकार टोटल 6 डिपार्टमेंट के अंतर्गत 28 टाइप की 1248 जो पोस्ट हैं उनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कैटेगरी वाइज, और कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी आने वाली हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटीज। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पोस्ट ली है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, तो इसके अंतर्गत जो भी एलिजिबिलिटीज है हम इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे, और जो 28 पोस्ट हैं सभी की एलिजिबिलिटीज हम समझने वाले हैं। तो इसी प्रकार हमारे सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। उसके अलावा फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, उन ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उन ग्रुप में रखिए। उसके अलावा हम नेक्स्ट सेशन में आपके कमेंट्स बॉक्स को जरूर लेकर आएंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं, अभी हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अब हम देखेंगे फीमेल के लिए 33% रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% और दिव्यांग साथियों के लिए देखेंगे 6%। तो ये सारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखोगे यूआर की यहाँ पर 155 के हिसाब से तो 43 होंगी, 43 में 33% हो जाएगा फीमेल के लिए, मतलब कि 13%। बाकी बची हुई निलोपन में रहेंगी। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेंगी
सीट्स, जिसमें फीमेल के लिए 1 रहेगी, 3 सीट्स रहेंगी आपकी ओपन में। इसी प्रकार 1 सीट रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस में। अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में टोटल पोस्ट 15 है, इसमें से फीमेल के लिए 5, ओपन में 9। और आप ओपन में यहाँ पर देखेंगे भूतपूर्व सैनिकों में 1, दिव्यांग में यहाँ पर निरंक लिखा है, मतलब दिव्यांग के लिए एक भी सीट्स यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही है। फीमेल के लिए यहाँ पर 0 रहेगी। इसी प्रकार हम देखेंगे एससी में टोटल पोस्ट है 24, इसमें अगर फीमेल के लिए देखोगे 8, ओपन में देखोगे 15, और देखोगे आप ओपन में भूतपूर्व सैनिकों में 1, यहाँ पर फीमेल के लिए 0, क्योंकि वही 0.5 वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। किसी भी वैकेंसी हो, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सारी जगह एक ही फॉर्मूला लगता है। 0.5 से नीचे आए तो 0 वैकेंसी मानेंगे, 0.5 से ऊपर आए तो उसको 1 वैकेंसी मानेंगे। एसटी का देखेंगे, एसटी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31 है, इसमें फीमेल के लिए देखेंगे 10, ओपन में देखेंगे 19, अगर भूतपूर्व सैनिकों की देखेंगे 2, और यहाँ पर फीमेल के लिए भूतपूर्व सैनिकों में देखेंगे 0। इसी प्रकार हम देखेंगे ओबीसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 है, अगर हम यहाँ पर ओपन में देखेंगे 25, फीमेल के लिए 13, भूतपूर्व सैनिकों के लिए देखोगे 3 ओपन में, और फीमेल के लिए 1। इस प्रकार हमने ये 155 सीट्स का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फीमेल वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, ऐसे ही सारी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो हर एक का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझने का प्रयास जरूर करें ताकि ज़्यादा लंबा सेशन ना हो और शॉर्ट में हम सारी चीज़ें क्लियर कर सकें। अब हम देखने वाले सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत जो पोस्ट है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए। तो ये जितनी भी पोस्ट हैं सभी साइंस से रिलेटेड है, सभी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें देखने वाले हैं 10th + 2 यानी कि 12th आपकी विज्ञान, गणित और कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए है, पशु विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए पशु विज्ञान में। इसके अलावा नेक्स्ट देखने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, वो चाहिए रिमाउंट वेटनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 और 2 के रूप में। तो इस प्रकार ये हमारी एलिजिबिलिटीज हो गई सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की जितनी भी पोस्ट हैं सारे डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कौन सी पोस्ट है, पुरुष स्टाफ नर्स। तो पुरुष स्टाफ नर्स की क्या एलिजिबिलिटीज हम वो देखने वाले हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज है, तो साइंस से आपकी 12th होना जरूरी है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपकी 12th हो। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग किया हो न्यूनतम 50% के साथ। इसके अलावा आप पंजीकृत होना जरूरी है, किस में पंजीकृत होना जरूरी है, नर्सिंग काउंसलिंग में। तो नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आप पंजीकृत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं किसकी एलिजिबिलिटीज, मेल नर्स की। तो मेल नर्स फिर से हम बोलेंगे मेल नर्स यहां पर जेल मुख्यालय के लिए, इसलिए इसमें 12th में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दिया कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से हो किससे नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। आपको मेन जरूरत है इसमें, क्योंकि जेल वाली बात होगी तो जेल में हर कोई तो जाना नहीं चाहेगा, इसलिए स्पेशलाइजेशन नहीं दिया गया है साइंस के लिए। तो इसमें आपको 12th होना चाहिए पास। इसके अलावा क्या होना चाहिए, पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुष, महिलाओं और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण, नर्स पंजीयन होना जरूरी है, परिषद द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, और जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंधन की योग्यताएं भी होना चाहिए। तो इसमें ज्यादा खास योग्यताएं नहीं है, क्योंकि जेल की बात हो रही है, यहां पर हर कोई नहीं जाना चाहेगा, वो भी किसके रूप में, मेल नर्स के रूप में, इसलिए इसकी एलिजिबिलिटीज को घटा दिया गया है। तो ये वाली एलिजिबिलिटीज का जो भी फॉर्म फिल करेगा उसके लिए बेनिफिट होगा, उसका कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई जाना नहीं चाहेगा, जाने के बाद भी हो सकता है छोड़ दे यहां पर। इसके अलावा नेक्स्ट एलिजिबिलिटीज देखने वाले हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं साइंस के लिए सारी वैकेंसीज हैं, इसलिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो आपका होगा 11th 12th में, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से 12th होना जरूरी है। उसके अलावा आपको फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना जरूरी है, और फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना आवश्यक है। तो मोस्टली जितनी भी वैकेंसी हैं सभी का जो भी संबंधित बोर्ड है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसमें एलिजिबिलिटीज में पात्र माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं टेक्नीशियन की जो पोस्ट है। तो टेक्नीशियन में आप फिर से देखेंगे 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है, तो सभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी। कुछ पोस्ट में कृषि विज्ञान और गणित भी चल जाएगा, पर साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं इसमें क्या होना जरूरी है, तो डीएमएलटी या बीएमएलटी होना जरूरी है, डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी चल जाएगा। इसके अलावा यहां भी आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है मध्य प्रदेश सहज चिकित्सीय परिषद द्वारा। तो ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज करने के बाद आपको रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, तभी इसके लिए पूरी तरीके से आप पात्र होंगे। जो भी आपके संबंधित बोर्ड हैं, बोर्ड अलग अलग हो सकते हैं, पैरामेडिकल बोर्ड हो सकता है, जैसे कि यहां पर लिखा मध्य प्रदेश सहज चिकित्सीय परिषद के द्वारा आपका होना चाहिए, जीवित पंजीयन रजिस्टर्ड होना जरूरी है जो अभी चल रहा हो करंट में। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं आयुर्वेद कंपाउंडर का। तो आयुर्वेद कंपाउंडर में भी आपका हायर सेकेंडरी में
अगर आपने 12th पास किया है, उसके अलावा आपने क्या किया है, आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अथवा आयुर्वेद में डी फार्मा किया है, या तो आयुर्वेद में डी फार्मा किया हो आपने, या फिर 1 वर्ष का आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो कंपाउंडर का, आयुर्वेद कंपाउंडर का, इसके लिए भी आपको फिर से रजिस्टर्ड होना जरूरी है और यहां पर मेंशन भी किया गया है। नेक्स्ट हम देखने वाले होम्योपैथिक कंपाउंडर की पोस्ट है। होम्योपैथिक कंपाउंडर में 1 साल का होम्योपैथिक कंपाउंडर का प्रशिक्षण होना जरूरी है और फिर से मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो जितने भी आपके संबंधित बोर्ड हैं उनमें आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखने वाले यूनानी कंपाउंडर, तो फिर से 1 वर्ष का यूनानी कंपाउंडर का आपको प्रशिक्षण होना जरूरी है। तो यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्ष का प्रशिक्षण और फिर से आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है आपके संबंधित बोर्ड से। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले सीधी भर्ती स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स में क्या होना जरूरी है, तो स्टाफ नर्स के लिए आपको बीएससी नर्सिंग की हो या फिर जीएनएम किया हो, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किया हो, और आप भी अपनी परिषद में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो भी आपका संबंधित बोर्ड है उसमें आपको रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके अलावा स्टाफ नर्स या नर्स की क्या एलिजिबिलिटीज है, तो इसमें भी हम देखेंगे बीएससी होना चाहिए या फिर जीएनएम होना चाहिए और फिर आप भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है अपने संबंधित बोर्ड से। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले फार्मासिस्ट आयुर्वेद की बात करेंगे। तो फार्मासिस्ट आयुर्वेद में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप 12th होंगे। वैसे भी सभी वैकेंसी साइंस की हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, उसके समकक्ष होंगे। उसके अलावा आपका आयुर्वेद फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होगा और आप भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपका जो भी संबंधित बोर्ड है उससे आप रजिस्टर्ड होंगे तभी इसमें पात्र माने जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं फार्मासिस्ट यूनानी। तो फार्मासिस्ट यूनानी का आपका पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा आप भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आपका होगा ही, तभी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से एलिजिबिलिटीज देखेंगे पैथोलॉजी टेक्नीशियन की। तो इसमें आप एलिजिबिलिटीज देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है और पैरामेडिकल परिषद से आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आपके जो भी संबंधित बोर्ड हैं आप वहां रजिस्टर्ड होंगे तभी पात्र कहलाएंगे इस वैकेंसी में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे। तो लैब टेक्नीशियन में आपका लैब टेक्नीशियन का कंप्लीट कोर्स होना जरूरी है और आप भी अपनी परिषद से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले ओटी टेक्नीशियन। तो ओटी टेक्नीशियन में भी आपका ओटी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम कंप्लीट होना जरूरी है और पैरामेडिकल परिषद से आप भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये सारी एलिजिबिलिटी शायद आपको आसानी समझ में आ रही होंगी, और समझ में आती हैं तो फिर भी कमेंट करें और नहीं भी आती हैं तो भी आप जरूर कमेंट करें ताकि नेक्स्ट सेशन में हम जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको लेकर आएँ। नेक्स्ट है ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन में आपको ओटी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम होना जरूरी है और पैरामेडिकल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं क्षार सूत्र टेक्नीशियन। तो क्षार सूत्र टेक्नीशियन में आप देखेंगे ओटी टेक्नीशियन, ओटी लैब टेक्नीशियन का आपका पाठ्यक्रम पूरा होना जरूरी है और पैरामेडिकल परिषद द्वारा आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं एक्सरे टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन में आपको क्या करना होगा, एक्सरे टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी होगा और पैरामेडिकल परिषद में आपको रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट के लिए भी आपको आयुर्वेद फार्मेसी की डिग्री प्राप्त करना जरूरी है, डिप्लोमा प्राप्त करना जरूरी है और उसके अलावा आपको आपकी परिषद में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। तो आपको डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में और इसके अलावा आपको रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं एक्सरे टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन में फिर से वही एक्सरे टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम कंप्लीट, पैरामेडिकल स्टाफ में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं ये वही पोस्ट है फार्मासिस्ट की, तो वही की वही आपकी एलिजिबिलिटीज रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं पंचकर्म टेक्नीशियन। तो पंचकर्म टेक्नीशियन के लिए आपके लिए क्या चाहिए, पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है और पैरामेडिकल परिषद द्वारा आप रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। तो असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम कंप्लीट होना जरूरी है और पैरामेडिकल परिषद द्वारा आप भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे कि मैं प्रीवियस स्लाइड में ही बता चुका हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन आपके संबंधित बोर्ड में होना जरूरी, तभी आप पूरे पात्र कहलाएंगे डिग्री डिप्लोमा के अलावा भी। फिर पंचकर्म सहायक को देखेंगे तो पंचकर्म सहायक का आपका प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कंप्लीट होना जरूरी है और पैरामेडिकल परिषद में आपका रजिस्ट्रेशन होना भी आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट में आपका पाठ्यक्रम जरूरी है पूरा कंप्लीट होना, लैब टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम कंप्लीट होना जरूरी है और पैरामेडिकल परिषद में आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट देखने वाले हैं हम ड्रेसर। तो ड्रेसर के लिए क्या योग्यताएं होना जरूरी है, आपको प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त होना जरूरी है। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप ड्रेसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम आयुर्वेद कंपाउंडर। तो आयुर्वेद कंपाउंडर में आपको आयुर्वेद प्रशिक्षण
प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है और फिर आपको पैरामेडिकल के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होना भी आवश्यक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, जितने भी आपके संबंधित बोर्ड हैं उनसे आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी आप पूरी तरीके से योग्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है कंपाउंडर यूनानी। तो कंपाउंडर यूनानी के लिए आपको क्या करना होगा, यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डार्क रूम अटेंडेंट। तो डार्क रूम अटेंडेंट में आपको क्या करना होगा, रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना जरूरी है। उसके अलावा आपको पैरामेडिकल रजिस्टर्ड होना जरूरी है, पैरामेडिकल परिषद द्वारा रजिस्ट्रेशन भी आपकी आवश्यकता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं एग्जाम सेंटर। तो टोटल 12 एग्जाम सेंटर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, सीधी, खंडवा, सतना, सागर, रीवा, रतलाम। तो जो भी आपको पास पड़े वो एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं सिलेबस, जो हम फर्स्ट स्लाइड में भी देख चुके हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये सारा पोर्शन होने वाला है 25 मार्क्स का। उसके अलावा आपकी तकनीकी ट्रेड, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट से आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड 75 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर आने वाला है। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में से 25 सभी का कॉमन रहेगा। ये वाला पोर्शन जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। उसके अलावा जो लास्ट पोर्शन है 75 मार्क्स का, तकनीकी ट्रेड, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसी पोस्ट से रिलेटेड आपका सिलेबस भी दिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, उससे रिलेटेड आपका 75 मार्क्स का आने वाला है। तो सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर हमने पीडीएफ शेयर किया है। पूरा सिलेबस है, 28 जो पोस्ट है, 28 टाइप की पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया है, जो 75 मार्क्स का आना है। तो यही मेन है पोर्शन 75 का, 25 सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।